आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कैसे धीरे धीरे बहुजनों के आरक्षण को खत्म कर दिया जा रहा है और आप खामोश हैं। लगातार आरक्षण पर जो है हमला बोला जा रहा है, लेकिन आप चुप हैं। अब यूपी पीएससी का रिजल्ट आया है जिसमें चौंकाने वाली कट ऑफ आई है, उस पर भी बात करेंगे। वहीं साथ ही साथ पीएमओ के दफ्तर से चल रहा था सट्टे का बाजार। अब भेद खुला तो उनके करीबी है फरार। हिरेन जोशी नाम तो सुना होगा, उन पर आरोप लगा है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि कई करोड़ों के सट्टेबाजी ऐप में वो शामिल थे। अब जांच उन तक पहुंची तो पता चला कि वो फरार है, उस पर भी बात करेंगे। बड़े पत्रकार हैं एक शीतल पी सिंह, उन्होंने खुलासा किया है। सोचिए कैसे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को डराया धमकाया, खरीदा बेचा जा रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तोता मैना एक दिन उनके घर तक भी पहुंच जाएंगी। सोचिए पीएमओ रहते हुए एक आदमी सट्टे में लुप्त था। सट्टे के काले बाजार में महादेव जैसे बैटिंग ऐप और इसके अलावा कई तरीके के खिलवा रहा था। 50,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा चुके थे, लेकिन जब जांच वहां तक पहुंची तो पूरे पीएमओ में खलबली मच गई। उस पर देखिए संजय सिंह लिखते हैं, ईडी सीबीआई सिर्फ हम लोगों के लिए झूठी कार्रवाई के लिए बनी है। मोदी से जुड़े लुटेरों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये वंदे मातरम कहकर मातृभूमि की वंदना नहीं करते, मातृभूमि को लूटते हैं। ये संजय सिंह कह रहे हैं। और सोचिए यूपी में आपने एक कफ सिरप माफिया का नाम सुना होगा। पता नहीं कितने मासूमों की जान ली होगी उसने, नकली दवाई बेच रहा था। लेकिन उन पर ना तो कार्रवाई हो रही है, ना बुलडोजर चल रहा है, ना उनकी संपत्ति जब्त हो रही है। वहीं मौलाना तोकीर रजा के जो उनके करीबी थे, एक तो आरोपी हुआ जो मौलाना तोकीर रजा की, चलो भाई उन पे आरोप है या उनको हिरासत में ले लिया, उनके जो करीबी हैं उनको भी सजा दी जा रही है। उनके घरों को, मैरिज हॉल को, उनकी जगहों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनकी संपत्तियां कुर्क की जा रही है। लेकिन उनका गुनाह क्या था? सिर्फ वो प्रदर्शन करने निकले थे। लेकिन जो हत्यारे हैं, जो मासूमों की जान ले रहे थे, कफ सिरप पूरे देश में बेच चुके हैं, बल्कि विदेश में भी बेच चुके हैं। ना तो उन पर कार्रवाई हो रही है, ना एक्शन लिया जा रहा है, ना बुलडोजर चलाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी की स्वे जाति के हैं। तो क्या आप जाति से देश चलेगा, राज्य चलेगा? संविधान को ताक पर रख दिया जाएगा। और सोचिए शीतल पी सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। महादेव बेटिंग ऐप कांड, पीएमओ से प्रसार भारती तक हड़कंप। पिछले 48 घंटों से सोशल मीडिया पर 3 नाम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल पर पूरी तरह खामोशी छाई हुई है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हिरेन जोशी पीएमओ, हितेन जैन लो कमीशन, नवनीत सहगल प्रसार भारती। आखिर क्यों? महादेव बेटिंग ऐप क्या है? दुबई से संचालित ये ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप पिछले 4 साल में 50,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है। ईडी सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ कि इसके मालिक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने छत्तीसगढ़ से लेकर गोवा, दुबई तक नेताओं, पुलिस वालों और बड़े अफसरों को हवाला के जरिए पैसे बांटे। प्रमोशन के लिए बॉलीवुड सेलेब की शादियां तक स्पॉन्सर की। अब जांच की आंच दिल्ली तक पहुंच गई है और सबसे बड़ा नाम आया है पीएमओ के ओएसडी हिरेन जोशी का। सोचिए शिखर धवन हो, तमाम बड़े बड़े लोगों का इसमें नाम आ चुका है महादेव बेटिंग ऐप में, लेकिन सरगना तो पीएमओ में बैठा था, ऐसा आरोप लगा रहे हैं लोग। सोचिए हिरेन जोशी पीएमओ ओएसडी, मोदी के सबसे करीबी, गुजरात दिनों में मीडिया मैनेजमेंट करने वाला बायां हाथ। सोशल मीडिया पर वायरल दस्तावेज और चैट्स में दावा, जोशी को दुबई से महादेव ऐप के मालिकों की तरफ से मोटी रकम मिलती थी। विदेशी डील्स, चैनल मैनेजमेंट और नैरेटिव सेटिंग के बदले कमीशन। गिरफ्तारी से बचाने के लिए अचानक इस्तीफा। अब वैष्णवी जो है वो ये सब संभाल रहे हैं, फरार हैं, इस्तीफा दे दिया है। सोचिए हितेश जैन जो है लो कमीशन के मेंबर है, अप्रैल 2025 में नियुक्ति, अक्टूबर अंत तक इस्तीफा। जोशी के कथित करीबी, सोशल मीडिया पर अफवाह, लो कमीशन के जरिए बेटिंग कानूनों में ढील दिलाने की कोशिश। बंगला खाली करवाया गया, एक दिन में सामान बहार। और नवनीत सहगल प्रसार भारती के चेयरमैन हैं। 2 दिसंबर को अचानक इस्तीफा, 1 साल का कार्यकाल बाकी था। यूपी के हर मुख्यमंत्री के प्रिय रहे सहगल पर भी उंगली उठी, पर स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इनकी इस सब में क्या भूमिका थी। सोशल मीडिया पर महादेव बेटिंग स्कैम हिरेन जोशी ट्रेंड कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि पीएमओ में बैठा शख्स अगर बेटिंग माफिया का हिस्सा था तो देश की सुरक्षा का क्या? 50,000 से ज्यादा काला धन धंधा और टीवी चैनल खामोश क्यों? विपक्ष ने मैदान में ताल ठोक दी है। पवन खेड़ा बोले सीबीआई जांच हो, हिरेन जोशी के अमरीकी पार्टनर कौन?
कितना पैसा आया, पर देश के सारे टीवी चैनल चुप, क्योंकि ये जोशी जी के कंट्रोल में लंबे समय से पार्टी में बने रहे। अब आप फैसला कीजिए, ये सफाई है या सफाया है। सोचिए, पीएमओ से चल रहा था सट्टे का काला बाजार, अब पोल खुली तो वो भाग गए। लेकिन सोचिए मीडिया क्या कर रहा है, वो पुतिन असली है या नकली है उसकी पूजा हो रही है, और नया जो है दोस्त मिल गया ट्रम्प जी को, मोदी जी को, वो सब दिखा रहा है। इन अहम मुद्दों पर जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर कोई डिबेट है न, कुछ नहीं है उस पर। सोचिए कितना खतरनाक है ये देश के लिए, और कैसे आरक्षण को लगातार खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वो भी मैं आपको बता दूं। सोचिए यूपीपीएससी प्रीलिम 2025, आरक्षण पर बड़ा सवाल। 920 सीटों पर सिर्फ 12 गुना अभ्यर्थी पास, जबकि नियम साफ कहता है कि 15 गुना होने चाहिए। आयोग की ये मनमानी लाखों उम्मीदवारों पर प्रहार है। कट ऑफ साबित कर रहे हैं खेल। सोचिए 2023 में जनरल 125, ओबीसी 128 और ईडब्ल्यूएस 129, और 2022 में जनरल 111, ओबीसी 114 और ईडब्ल्यूएस 114। 2 साल से ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जनरल से ऊपर। क्या यही आरक्षण और सामाजिक न्याय? सरकार व आयोग से सवाल। जनरल से ऊपर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कट ऑफ किस नियम पर? 15 गुना वाला प्रावधान क्यों तोड़ा गया? आयोग आरक्षित वर्ग को प्रीलिम में ही बाहर कर देना चाहती है कि क्या यही पारदर्शिता है? सोचिए किस तरीके से एग्जाम कराया जा रहा है और उसमें आरक्षण को कैसे साइडलाइन रखकर मनमानी की जा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। और मैं बता देता हूं कि आरक्षण के जरिए कैसे आरक्षण को कैसे कमजोर कर। देखिए अब बहुत चालाकी से ओवरलैपिंग समाप्त करके 90% बहुजनों को 40% हिस्सेदारी में ही दफन किया जा रहा है, और 10% लोगों को 90% की हिस्सेदारी दी जा रही है। ये घोर अन्याय है। आइए यूपीपीएससी प्री परीक्षा में 2022 से हो रहे आरक्षण घोटाले से पर्दा उठाते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम 2022 परीक्षा में कट ऑफ क्रमश जनरल 111, ओबीसी 114 और ईडब्ल्यूएस 114। यूपीपीएससी प्रीलिम 2023, ये कैसा आरक्षण का खेल है? प्रीलिम में कट ऑफ था 125, जनरल का, ओबीसी का 128, ईडब्ल्यूएस का 129, और अब मेंस में आया है जनरल का 734, ओबीसी का 738, ईडब्ल्यूएस का 750। सोचिए जनरल का कम जा रहा है और ओबीसी का ज़्यादा जा रहा है। क्या अब आरक्षण का मतलब यह है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को सिर्फ उनकी 27% और 10% सीटों में ही सीमित कर दिया जाए? क्या जनरल की 40% सीटों को सवर्ण जातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है? अब पूरा खेल इस उदाहरण से समझिए। मान लीजिए यूपीपीएससी में सीटों की संख्या 100 है, तो इसमें आरक्षण के नियम अनुसार 40 सीटें जनरल की, 27 सीटें ओबीसी की और 10 सीटें ईडब्ल्यूएस की, 21 सीटें एससी की, 2 सीटें एसटी की हुई। 21 अक्टूबर 2021 को आयोग ने शुद्धि पत्र जारी करते हुए कि यूपीपीएससी प्रीलिम में 15 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, लेकिन यूपीपीएससी प्रीलिम 2000 परीक्षा में 25 की परीक्षा में 920 सीटों के सापेक्ष 11,727 अभ्यर्थी ही मेंस के लिए क्वालिफाई किए गए, जो लगभग 12% है, 12 गुना है। चूंकि आयोग वर्ष 2022 से प्री में आरक्षण नहीं दे रहा है और आरक्षित वर्ग को अपने संबंधित कोटे में ही पास किया जा रहा है, यानी ओवरलैपिंग नहीं कराया जा रहा है। इसी कारण प्री में आरक्षित वर्ग का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जा रहा है। इस हिसाब से मेंस परीक्षा में जनरल से 600 अभ्यर्थी, ओबीसी वर्ग से 405 अभ्यर्थी और एससी वर्ग से 315 अभ्यर्थी और एसटी से 30 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा ओवरलैपिंग नहीं हुई है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। सीटों का 3 गुना इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कराया जाता है। इस हिसाब से जनरल से 600 अभ्यर्थियों में से 40 सीटों के लिए 120 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए। ओबीसी के 405 में से 27 सीटों के लिए 81 अभ्यर्थी और एससी में 315 अभ्यर्थियों में से 21 सीटों के लिए 63 अभ्यर्थी और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीटों के सापेक्ष 30 अभ्यर्थी तथा एसटी के 2 सीटों के लिए 6 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी ओवरलैपिंग नहीं हुए, क्योंकि मेंस का कट ऑफ भी आरक्षित वर्ग का जनरल से ज़्यादा है। अब दिमाग लगाकर सोचिए, 100 सीटों के सापेक्ष कुल 300 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में जाना था, उनमें से 150 सवर्ण, जिसमें से 120 जनरल और 30 ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी गए और 150 ओबीसी आरक्षित वर्ग से, यानी कि 81 ओबीसी, 63 एसटी और 6 एसटी ये रिजर्व सीट से गए, आरक्षित वर्ग से गए, यानी सवर्ण अभ्यर्थियों को इंटरव्यू तक पहुंचने में सीधे 50% का आरक्षण दिया गया। प्री और मेंस में आरक्षण न देकर
ओवरलैपिंग ना करवाकर बड़ी संख्या में ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में पहुंचने से पहले रोक दिया जा रहा है। अब जब फाइनल सिलेक्शन होना है तो जनरल की 40 सीटों के लिए 120 सवर्ण, 24 ओबीसी, 42 एससी और 20 ईडब्ल्यूएस और 4 एसटी अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा। यानी 40 जनरल सीटों के लिए 140 सवर्ण और 100 आरक्षित वर्ग ओबीसी एससी अभ्यर्थियों के लिए मुकाबला होगा। ये कम से कम 28 सीटें सवर्ण अभ्यर्थियों को मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सीटें आरक्षित वर्ग ओबीसी को मिलेगी। अब अगर देखो तो 100 में से 38 सीटें सवर्णों को मिली, जिनकी आबादी 10 से 15% है। वहीं 62 सीटें आरक्षित एससी एसटी ओबीसी को मिली, जिसकी संख्या 85 से 90% है। यूपी सरकार और लोक सेवा आयोग जवाब देगी, क्या यही समान अवसर का मतलब है या फिर सिस्टम अब काबिलियत से नहीं कैटेगरी देखकर फैसला करता है। तो ये यूपीपीएससी में बड़ा घोटाला होने की बात सामने आई है, जहां पर सवर्ण समाज को जिनकी आबादी 10% है उनको 50% दिया जा रहा है सीटें, और जिनकी 85% है एससी एसटी ओबीसी की उनको भी 50%, यानी कि उनके हक अधिकार को खाया जा रहा है। आप सोचिए कितना खतरनाक है ये। तो इस तरीके से सरकारें काम कर रही है। और सोचिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शुभ जाति के एक पूर्व सांसद हैं, उनके करीबियों पर आरोप है कि उन्होंने नकली दवाएं बेची हैं, कफ सिरप बेचे हैं। उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है, ना उनकी संपत्तियां कुर्क हो रही है, ना उनकी गिरफ्तारी हो रही है, एटीएस ढूंढती फिर रही है, और वो सामने से वीडियो बनाकर जो है जांच की भी मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा को सोचिए उनका क्या गुनाह था, वो प्रदर्शन करने निकले थे, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया, उनके घर को तोड़ दिया गया, उनकी संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया, और उनके करीबी जो थे, यानी कि जो उनकी टच में था, करीबी था, उसको भी सजा दी जा रही है। तो ये ऐसे न्याय दे रहे हैं योगी जी। वहीं जो मासूम बच्चों को नकली दवाई पिलाकर मारने वाला शख्स है, वो खुलेआम घूम रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।